दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज के इस एपिसोड में मैं आपको सुनाने वाला हूँ शेरलॉक होम्स की एक और बेहद ही रोमांचक कहानी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वो सर्दियों की एक शाम थी। शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन के पास करने को कुछ नहीं था। शेरलॉक होम्स ने अपना पाइप सुलगा रखा था और उसमें से धीमे धीमे कश मार रहा था। डॉक्टर वॉटसन फायरप्लेस के पास बैठा आग सेक रहा था। फुर्सत के पलों को वो अक्सर ऐसे ही एंजॉय किया करते थे। एकाएक ही डॉक्टर वॉटसन के दिमाग में एक विचार आया और उसने कहा, मुझे अच्छी तरह याद है एक डॉक्टर के रूप में मेरा वो पहला केस। शेरलॉक होम्स ने चौंकते हुए डॉक्टर वॉटसन की तरफ देखा। डॉक्टर वॉटसन आगे बोला, वो एक घायल फौजी जवान था। उसकी एड़ी में गोली लगी हुई थी और वो दर्द से तड़प रहा था। मुझे ऑपरेशन करके उसके पैर में लगी गोली को निकालना था। उस वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे, मन में घबराहट थी, लेकिन ये विश्वास भी था कि ये मेरा काम है और मैं इसे जरूर पूरा कर लूंगा। और हाँ, मैंने अपने उस पहले केस को अच्छी तरह पूरा किया। बहुत अच्छे, शेरलॉक ने कहा। और तुम्हारे उसी विश्वास ने ही तो तुम्हें आज एक अच्छा डॉक्टर बनाया है वॉटसन। वॉटसन बोला, हाँ, पर मैं ये सब तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा कि तुम मेरी तारीफ करो। हाँ, मैं जानता हूं। असल में तुम ये जानना चाहते हो कि मेरा पहला केस कौन सा था। डॉक्टर वॉटसन ने हैरानी से शेरलॉक होम्स की तरफ देखा और कहा, हाँ, तुम्हें कैसे मालूम चला? शेरलॉक बोला, मैं तुम्हारे स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूं मेरे दोस्त। तुमने अपनी बात मुझे अपनी तारीफ सुनने के लिए तो नहीं बताई होगी, तो यकीनन तुम मुझसे ये जानने के लिए उत्सुक होगे कि मेरा पहला केस क्या था। तो चलो, जब तुमने जिक्र छेड़ ही दिया है तो मैं तुम्हें अपने पहले केस के बारे में बताता हूं। इतना कहने के साथ शेरलॉक होम्स अपनी कुर्सी से उठा और 1 फुट लंबा एक गोल डब्बा उठा लाया। ये टेल्कम पाउडर के एक डब्बे जैसा था जिसका ढक्कन ऊपर से बंद था। शेरलॉक होम्स ने उस डिब्बे के ढक्कन को अपने नाखूनों से खोलने की कोशिश की और वो ढक्कन खुल गया। उसके अंदर कुछ पेपर्स रोल करके रखे हुए थे। शेरलॉक होम्स ने अपनी 2 उंगलियां उस डिब्बे के अंदर डाली और अपनी उंगलियों के बीच में एक पेपर फंसाकर उसने उस डब्बे से बाहर निकाला। ये देखकर डॉक्टर वॉटसन की उत्सुकता बढ़ने लगी थी। शेरलॉक होम्स ने वो कागज खोला और डॉक्टर वॉटसन के सामने रख दिया और कहा, ये देखो वॉटसन, ये है मेरे जीवन की वो पहेली जिससे पहली बार एक जासूस के रूप में मेरा सामना हुआ था। वॉटसन ने वो कागज उठाया और उसे बड़ी ही बारीकी से देखने लगा। उस कागज में कुछ लिखा हुआ था। वॉटसन ने मुंह ही मुंह में बुदबुदाते हुए उसको पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, खेल लंदन में खत्म क्यों नहीं हो सकता, सब चुका कर जाना है। नए खिलाड़ी हडसन की मां ने मैदान पर सब मुर्गियों को बताकर छोड़ दिया, खिलाड़ी को अपनी मुर्गियों की जान लेने से बचाओ। उन शब्दों को पढ़ते हुए डॉक्टर वॉटसन की खोपड़ी घूम गई। ये क्या बकवास है? वॉटसन बार बार उन लाइनों को पढ़ने लगा और समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर उसका मतलब क्या है, लेकिन काफी माथापच्ची के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। शेरलॉक उसकी हालत को देखकर मुस्कुरा रहा था। सब कुछ बहुत आसान है मेरे दोस्त, जरा कोशिश तो करो, इस पहेली में कुछ भी मुश्किल नहीं। वॉटसन ने वापस अपनी नजर उस कागज में डाली और उस पहेली को हल करने में जुट गया, मगर नाकामयाबी उसके चेहरे से टपक रही थी। अब शेरलॉक होम्स जोर जोर से हंसने लगा। वॉटसन हथियार डालते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि मैं इस पहेली को हल कर पाऊंगा। अब तुम ही बता दो शेरलॉक कि इसका मतलब क्या है। शेरलॉक बोला, इससे पहले कि मैं तुम्हें इस पहेली के बारे में कुछ बताऊं, तुम्हें कुछ और भी जानना चाहिए, यानी कि इस पहेली को हल करने के लिए तुम्हारे पास अभी और समय है। इतना कहकर शेरलॉक होम्स ने अपने पाइप का एक बड़ा सा कश लिया और धुआं उड़ाने के बाद आगे बोला, तुम तो जानते ही हो वॉटसन कि मैं थोड़ा सा रिजर्व किस्म का आदमी हूं।
उन दिनों भी मैं कुछ ऐसा ही था। ज्यादा लोगों से मैं मिलता जुलता नहीं था। इसी कारण मेरा अपना सामाजिक दायरा थोड़ा सा तंग था। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात हुई मिस्टर फिलिप ट्रेवर से, यानी कि जूनियर ट्रेवर से। वो संयोग कुछ यूं हुआ कि एक दिन मैं सड़क पर यूं ही चहलकदमी कर रहा था कि अचानक एक कुत्ते ने मुझे काट लिया, और वो कुत्ता था मिस्टर फिलिप ट्रेवर का। मैं कुल 10 दिनों तक हॉस्पिटल में था। इस बीच मिस्टर ट्रेवर मेरा हाल चाल पूछने के लिए हॉस्पिटल में आते रहते थे, और इसी से हम दोनों के बीच दोस्ती हो गई। और जब मैं ठीक हुआ तब मैं उसके साथ उसके घर पर करीब 1 महीने तक रहा। उसका घर एक बेहद ही खूबसूरत जगह में था जिसका नाम था डॉनिसथॉर्प। और जब मैं एकदम स्वस्थ हो गया तब ही ट्रेवर ने चैन की सांस ली। मुझे एकदम स्वस्थ देखकर उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। वहां उसने मुझे अपने पिता ट्रेवर सीनियर से भी मिलवाया। जब मैंने एक प्राइवेट जासूस के रूप में उन्हें अपना परिचय दिया तब ट्रेवर सीनियर को लगा कि शायद मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा हूं। उसने मुझे घूरते हुए कहा, अगर आप इतने ही जीनियस जासूस हैं मिस्टर शेरलॉक होम्स, तो मुझे देखकर मेरे बारे में कुछ बताइए। इतना कहकर सीनियर ट्रेवर व्यंग के साथ मुस्कुराए। ये मेरे लिए एक चुनौती की तरह था वॉटसन, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझसे ऐसा कहा था। मैं घमंडी नहीं था, लेकिन क्योंकि ये मेरा पेशा भी था, इसलिए मैंने उसे एक सामान्य सी बात समझकर सीनियर ट्रेवर के बारे में बताना शुरू किया। मिस्टर ट्रेवर, आप किसी से डरते हैं? ओह, क्या मतलब है तुम्हारा? सीनियर ट्रेवर ने कहा। उनके होठों से अचानक जैसे हंसी कहीं गायब हो गई। मैंने उनसे कहा, आपकी आंखों में उस डर की परछाई को साफ देखा जा सकता है मिस्टर ट्रेवर। आपकी ये दोनों आंखें एक अनजाने भय से सहमी सहमी रहती हैं। आप हट्टे कट्टे हैं, आपके पैर भी सलामत हैं, मगर फिर भी आप अपने पास एक वॉकिंग स्टिक यानी एक छड़ रखते हैं, शायद उस अनजान भय से खुद को बचाने के लिए। आपको ऐसा लगता है मानो जैसे आप किसी खतरनाक भेड़िए के चंगुल में फंसे हुए हैं और वो कभी भी आपके ऊपर जानलेवा हमला कर सकता है। तो वॉटसन, मेरी बातें सुनकर ना उनका चेहरा सफेद पड़ गया और कुछ पल वो खामोश रहने के बाद मुझसे बोले, हाँ मिस्टर शेरलॉक होम्स, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। कुछ अर्सा पहले मैंने शिकारियों के एक गैंग को पकड़वाया था। बहुत ही खतरनाक गैंग था वो। मुझे उनसे धमकियां भी मिली थी, इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए मैं ये छड़ी हमेशा अपने पास रखता हूँ। हालांकि ये छड़ी सुरक्षा की कोई गारंटी तो नहीं देती, मगर इससे ज्यादा मैं और कर भी क्या सकता हूँ। वॉटसन, फिर मैंने उनको उनके बारे में कुछ और बातें बताई। मैंने कहा, मिस्टर ट्रेवर, आपका पसंदीदा गेम है बॉक्सिंग। अरे, जूनियर ट्रेवर चौंकते हुए बोला, ये तुम्हें कैसे पता चला? तब मैंने कहा, तुम्हारे पिताजी के कान देखकर। जरा देखो इन्हें, बॉक्सिंग के पंच खा खाकर ये चपटे हो गए हैं। मेरी ये बात सुनकर मिस्टर सीनियर ट्रेवर भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। और इसके बाद मैंने उनसे कहा, मिस्टर सीनियर ट्रेवर, आपके संबंध किसी J.A. नाम के व्यक्ति से भी रहे हैं जिसे अब आप पसंद नहीं करते। ये सुनते ही ट्रेवर सीनियर पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उसके हाथ पैर फूलने लगे, वो मानो जैसे सदमे में चला गया। उसकी टांगे ऐसे कांपने लगी मानो जैसे वो गिर ही पड़ेगा। उसकी ये हालत देखकर ट्रेवर जूनियर और मैं दोनों ही घबरा गए। जूनियर भागते हुए गया और अपने पिता के चेहरे पर डालने के लिए पानी लेकर आया। उसने अपने पिता के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। छींटे पड़ते ही सीनियर ट्रेवर होश में आने लगा। होश में आते ही उसने सबसे पहले माफी मांगी और कहा, माफ करना मिस्टर शेरलॉक होम्स, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। उसके बेटे जूनियर ट्रेवर ने मुझसे कहा, वैसे मिस्टर होम्स, तुम्हें ये J.A. वाली बात कैसे पता चली? तब मैंने उसे बताया, दरअसल इनकी कमीज की आस्तीनें ऊपर को मोड़ी हुई हैं और इनकी कलाई में J.A. अक्षर साफ गुदे हुए नजर आ रहे हैं, और ये भी साफ दिखाई दे रहा है कि इन्हें मिटाने की पूरी कोशिश की गई है, मगर कोशिश कामयाब नहीं हुई। और इसी से मेरी ये थ्योरी बनी कि यदि इनके संबंध आज भी इस नाम से अच्छे होते तो ये कभी इसको मिटाने की कोशिश नहीं करते। मेरी ये सारी बातें सुनकर उसके पास अब शब्द ही नहीं बचे थे। उसे मेरी योग्यता पर अब जरा भी संदेह नहीं था।
फिर एक दिन जब मैं उनके साथ लॉन में बैठा हुआ था, तब ट्रेवर के नौकर ने आकर सीनियर ट्रेवर को किसी के आने की खबर दी। कोई उससे मिलना चाहता था। हम दोनों तुरंत ही बाहर उसे देखने गए। सीनियर ट्रेवर को देखकर ऐसा लगा मानो जैसे उसने उस आदमी को पहचाना नहीं। वो एक मंझले कद का आदमी था। उसके कपड़े पुराने, गंदे और फटे हुए थे। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। वो बेहद ही बदहवास और बेहाल सा दिखाई दे रहा था। उसके शरीर से ब्रांडी की तेज गंध आ रही थी। मैंने अनुमान लगाया कि वो शिप पर काम करने वाला एक नाविक था। ट्रेवर ने उस आदमी से पूछा, कौन हो तुम और मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? ट्रेवर के इन सवालों को सुनकर उस आदमी के चेहरे पर कठोर भाव उभर आए। उस आदमी ने घूर कर ट्रेवर को देखा और फिर बोला, क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचान पा रहे? जरा गौर से देखो, पहचान जाओगे। सीनियर ट्रेवर ने गौर से उस आदमी को देखा और फिर बोला, ओह, क्या तुम हडसन हो? वो आदमी बोला, शुक्र है, कम से कम तुम मुझे पहचाने तो सही। मुझे खुशी है कि तुमने 30 साल पुराने इस रिश्ते को याद रखा। इतना कहकर वो आदमी मुस्कुराया तो उसके पीले और गंदे दांत दिखाई दिए। वो थोड़ा आगे बढ़ा और बोला, मैं यहां कुछ दिन रुकना चाहता हूं। अगर तुम्हें इस बात से कोई एतराज हो तो बता दो, मैं मिस्टर बेडहोज के पास चला जाऊंगा। उम्मीद है कि तुम उसे भी भूले नहीं होगे। उस आदमी की ये बात सुनकर ट्रेवर सीनियर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो आगे बढ़ा और उसने उस आदमी का हाथ थामा और बोला, अब हडसन, ये कैसी बात कर रहे हो? इसे अपना ही घर समझो। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। तुम्हें भूख लगी होगी, किचन में जाकर कुछ खा लो, उसके बाद आराम से बैठकर बात करेंगे। मैंने उन दोनों की मुलाकात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। उसके बाद अगले दिन मैं वहां से ट्रेन पकड़कर अपने घर लंदन वापस आ गया और फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। उसके 1 महीने बाद मुझे जूनियर ट्रेवर का एक टेलीग्राम मिला। वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था और उसमें मेरी मदद चाहता था। मैं उसे इनकार नहीं कर सका। वो मुझे लेने स्टेशन तक आया। हम घोड़ा गाड़ी से जा रहे थे। रास्ते में उसने मुझे बताया कि सारी परेशानी की शुरुआत हुई थी उस नाविक हडसन के आने के बाद, जो उनके साथ एक रिफ्यूजी की तरह रह रहा था। जूनियर ट्रेवर ने जो बताया वो इस तरह था। मेरे पापा ने उसको बागबानी के काम पे लगा दिया था। मैंने अपने पापा को उससे दबते पाया। न जाने क्यों मेरे पापा उससे डरे डरे से रहते थे। उस आदमी को बागबानी का काम पसंद नहीं आया तो पापा ने उसको उसकी पसंद से बटलर बना दिया। बटलर बनने के बाद तो मानो जैसे वो उस घर का मालिक ही बन गया था। वो दूसरे नौकरों पर अपना हुक्म चलाने लगा। उसको ऐसा करने से रोकने के बजाय पापा ने उसको और ज्यादा शय दी। यहां तक कि पापा ने तो उसकी पगार तक बढ़ा दी थी। पापा के साथ उसका व्यवहार बहुत ही अजीब और गलत होता जा रहा था और एक दिन तो उसने मेरे साथ भी बदतमीजी की। तब जाके मैंने उसे मार पीट कर किचन से बाहर निकाल दिया। वो आग बबूला होकर घर छोड़कर जाने लगा। जब पापा ने यह सुना कि वो घर छोड़कर जा रहा है तो पापा उसको मनाने लगे। यहां तक कि पापा ने मुझे उससे माफी मांगने के लिए कहा, मगर मैंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। इस बात पर वो ये कहता हुआ वहां से चला गया कि अब वो बेडहोज के घर पर जाकर रहेगा। मेरे पापा ने दयनीय निगाहों से मेरी तरफ देखा कि शायद मैं उसको जाने से रोक लूंगा, लेकिन मैंने तो फैसला कर लिया था कि मैं अब उसकी और बदतमीजियों को बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसके जाने के बाद मैंने देखा कि मेरे पापा बहुत ज्यादा ही परेशान हो गए थे। वह चुपचाप अपने कमरे में चले गए। मैं बड़े ही ध्यान से जूनियर ट्रेवर की बातों को सुन रहा था। मैंने पहले भी हडसन को सीनियर ट्रेवर के साथ देखा था। तब मुझे भी हडसन का व्यवहार सीनियर ट्रेवर के प्रति बड़ा ही खराब लगा था। उस वक्त भी उसने बेडहोज का जिक्र किया था। जूनियर ने आगे बताते हुए कहा, कुछ दिन बाद पापा को एक पत्र मिला। यह पत्र हैम्पशायर से भेजा गया था। उस पत्र ने मानो जैसे पापा पर कहर सा ढा दिया था। उस पत्र को खोलते ही, उसे पढ़ते ही पापा की सांसें तेज तेज चलने लगी। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो सख्ते में खड़े से रह गए। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसके बाद वो खड़े नहीं रह सके। शायद उनको हार्ट अटैक आया था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें पैरालिसिस का अटैक पड़ गया।
डॉक्टर्स का कहना है कि वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकेंगे। तब मैं एक डॉक्टर की देखरेख में उन्हें अपने घर वापस ले आया। जूनियर ट्रेवर की ये बातें सुनते सुनते कब वो सफ़र कट गया पता ही नहीं चला। वो घोड़ा गाड़ी उसके घर की गली में प्रवेश कर चुकी थी। ट्रेवर के घर के सामने कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी और उनके चेहरों पर मातम साफ झलक रहा था। जूनियर ट्रेवर और मेरा दिमाग किसी अनजानी शंका से कांप गया। जूनियर ट्रेवर किसी तूफानी हवा के झोंके के समान अपने घर के अंदर भागता हुआ गया और उसने सामने अपने पिताजी को मृत पड़ा हुआ देखा। सीनियर ट्रेवर की आंखें आधी खुली हुई थी, मगर उनमें जीवन का कोई भी चिन्ह नजर नहीं आ रहा था। डॉक्टर्स ने बताया कि जब जूनियर ट्रेवर मुझे लाने के लिए स्टेशन गया, उसी वक्त उसके पिता की मौत हो गई। डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि मरने से पहले वो कुछ देर तक अपने पूरे होशो हवास में आए थे और तब उन्होंने बताया था कि उन्होंने जूनियर ट्रेवर के लिए कुछ ज़रूरी कागजात अपने जापानी कैबिनेट में रखे हुए हैं। जूनियर ट्रेवर अपने पिता के अंतिम संस्कार की क्रियाओं को निपटाने में जुट गया और तब मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा जो सीनियर ट्रेवर के नाम हैम्पशायर से आई थी, जिसे पढ़कर उसकी तबीयत खराब हो गई थी। चिट्ठी पढ़ते हुए मेरी आंखें अचानक से गोल हो गई और तभी जूनियर ट्रेवर भी वहां आ पहुंचा। मैंने जूनियर को वो चिट्ठी दिखाई, लेकिन वो उसे पहले ही देख चुका था, मगर चिट्ठी की भाषा उसके बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी थी। ये चिट्ठी वही थी, वही पहेलियों वाली चिट्ठी जिसे पढ़कर वॉटसन का भी दिमाग चकरा गया था। जूनियर ट्रेवर के कहने पर मैंने एक बार फिर से वो चिट्ठी उसके सामने पढ़ी। उस चिट्ठी में ये लिखा था, खेल लंदन में खत्म क्यों नहीं हो सकता, सब चुका कर जाना है। नए खिलाड़ी हडसन की मां ने मैदान में सब मुर्गियों को बताकर छोड़ दिया है, खिलाड़ी को अपनी मुर्गियों की जान लेने से बचाओ। आखिर इसका मतलब क्या है मिस्टर होम्स? जूनियर ट्रेवर ने पूछा। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, मैं फिलहाल इसे डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने कहा। उसके बाद जूनियर ट्रेवर मुझे जापानी कैबिनेट के पास लेकर गया। जूनियर ट्रेवर बोला, मरने से पहले पापा ने यहाँ पर कुछ जरूरी कागजात रखने की बात कही थी, मुझे देखना होगा कि आखिर वो कागजात कैसे हैं। जूनियर उन कागजातों को खंगालने लगा और मैं उस पहेली को डिकोड करने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक जूनियर माथे को पकड़कर सोफे पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना देने की कोशिश की और फिर मैंने उसे बताया कि मैंने हैम्पशायर से आए हुए इस खत की पहेली को डिकोड कर लिया है, मगर जूनियर की आंखों में अभी भी आंसू थे। मैंने कहना शुरू किया, देखो ट्रेवर, जिसने भी तुम्हारे पिता को यह खत लिखा, वो बस तुम्हारे पिता को आने वाले किसी खतरे से आगाह करना चाहता था। एक नज़र में पढ़ो तो इस खत का कोई मतलब नहीं निकलता। मैंने पहले इसे उल्टा करके पढ़ने की कोशिश की, मगर उससे भी कोई मतलब नहीं निकला। काफी माथापच्ची करने के बाद मुझे लगा शायद एक शब्द को छोड़कर पढ़ने से शायद कोई मतलब बन जाए, लेकिन उसमें भी मुझे सफलता नहीं मिली। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि असल में इस पहेली की कुंजी है। पहले शब्द से शुरू करके हर दो शब्दों को छोड़कर तीसरे शब्द को पढ़ा जाए तो इससे एक अर्थपूर्ण संदेश बनता है, और वो अर्थपूर्ण संदेश ये है, खेल खत्म हो चुका है, हडसन ने सब बता दिया, अपनी जान बचाओ। जूनियर ट्रेवर ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, पापा ने मेरे लिए जो पत्र यहाँ पर मेरे नाम से छोड़े हैं, उन पत्रों को पढ़ने के बाद मैं समझ सकता हूँ कि इस पहेली में ऐसा ही कुछ रहा होगा। तब मैंने कहा, लेकिन ट्रेवर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे पिता को ये पत्र भेजा किसने? अच्छा, तुम बताओ, जो पत्र तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए छोड़े हैं उनमें क्या लिखा है? शायद उनसे हमें कुछ जानकारी मिल जाए। जूनियर बोला, पापा को वो पत्र इवान ने लिखा है। पापा के सभी पत्रों में उसका जिक्र है। पापा ने अपने सारे गुनाहों को कबूल किया है। तो मैंने हैरानी से पूछा, गुनाह? कैसे गुनाह? जूनियर बोला, मैं आपको पापा के पत्र पढ़कर ही सुनाता हूं। जूनियर ने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बेटे, आज मैं तुम्हें जिस सच्चाई से रूबरू करवाने जा रहा हूं, उसे जानने के बाद प्लीज मुझसे नफरत मत करना। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरा असली नाम वो नहीं जो पूरी दुनिया और तुम जानते हो।
मेरा असली नाम है जेम्स आर्मिटेज, यानी J.A. ये पंक्तियां सुनकर शेरलॉक होम्स के होंठ गोल हो गए। शेरलॉक को ट्रेवर सीनियर की कलाई में गुदे हुए उस नाम का मतलब समझ आ गया था, जिस नाम को मिटाने की कोशिश की गई थी। जूनियर ट्रेवर ने आगे पढ़ना शुरू किया। बेटे, मैं बैंक में जॉब करता था। लंदन ब्रांच में काम करने के दौरान मैंने बैंक का पैसा गलत कामों में उपयोग किया। मैंने बैंक के पैसों में से कुछ पैसे निकाल लिए थे और ये सोचा था कि जब मेरे पास पैसा होगा तो मैं बैंक के पैसे वापस लौटा दूंगा। मगर देखा जाए तो एक तरीके से ये एक चोरी ही थी। कुछ समय बाद मैंने बैंक की नौकरी छोड़ दी और शहर भी छोड़ दिया। मैंने अपनी पहचान बदलने का फैसला किया, इसीलिए मैंने अपनी कलाई में गुदे हुए अपने नाम को भी मिटाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। मुझे लगता था कि मैं इस तरह से कानून को धोखा देने में सफल हो जाऊंगा, लेकिन ये मेरी भूल थी। कानून के लंबे हाथ आखिर में मेरी गर्दन तक आ ही पहुंचे और मुझे ऑस्ट्रेलिया से निकाल दिया गया। जिस शिप में मुझे भेजा जा रहा था, उस शिप में 35 और भी अपराधी थे। उस शिप में अधिकतर उसी तरह के वाइट कॉलर अपराधी थे जिन्होंने मेरे जैसा जुर्म किया था। उस शिप का नाम था ग्लोरिया स्कॉट। उसी में इंग्लैंड का एक कुख्यात अपराधी भी था जो एक नंबर का धोखेबाज था। उसका नाम था जैक। उसने मुझे बताया कि वो सब लोग मिलकर उस शिप को अपने कब्जे में लेने की तैयारी में लगे हुए हैं और मुझे भी उनका साथ देना होगा। वो लोग मुझे ट्रेवर के नाम से ही जानते थे, क्योंकि उन लोगों को मैंने अपना नाम ट्रेवर ही बताया था। मैं उन लोगों को मना नहीं कर सका। उस सूरत में वो लोग मुझे ही अपने रास्ते से हटा देते, क्योंकि मैं उनका राज जान गया था। उन्होंने मुझे सेल के दूसरे अपराधियों से भी इस बारे में बात करने को कहा। उसी सेल में मेरी मुलाकात हुई ईवान से। ईवान ठगी के मामलों का मास्टर था। वो इस काम के लिए तुरंत ही तैयार हो गया। मेरी भी उससे अच्छी दोस्ती हो गई। शिप का एक आदमी जिसका नाम चैपलिन था, वो भी उस काम में जैक की मदद कर रहा था। उसने सब अपराधियों को गन्स उपलब्ध करा दी थी, लेकिन सब कुछ सोचे मुताबिक नहीं होता। योजना को अंजाम देने से पहले ही उनमें से एक अपराधी बीमार पड़ गया। डॉक्टर को बुलवाया गया। मरीज की जांच करते वक्त डॉक्टर की नजर उसकी गन पर चली गई और उसने तुरंत शोर मचा दिया। जैक ने अब देर करना मुनासिब नहीं समझा। सभी अपराधियों ने मिलकर शिप की सिक्योरिटी पर गोलाबारी करके शिप को अपने कब्जे में ले लिया। मगर बाद में ये तय किया गया कि हम लोग उस शिप को छोड़कर एक लाइफ बोट द्वारा वहां से भाग निकलेंगे, क्योंकि हमें डर था कि कहीं किसी ने ग्लोरिया स्कॉट शिप की उस घटना के बारे में रेडियो से अपने अधिकारियों को सूचना दे दी होगी और हमें घेरने की कोशिश की जाएगी। इसी डर से हम वहां से भाग निकले, मगर भागने से पहले हमने ग्लोरिया स्कॉट को बारूद से बर्बाद कर दिया। लेकिन संयोग से एक हडसन नाम का शातिर चोर उसी शिप में छूट गया। वो उस शिप के अधिकारियों की कीमती सामानों में अपना हाथ साफ करने की कोशिश में था, लेकिन बम विस्फोट के समय उसके बाकी साथियों ने उसे उस शिप के साथ ही नष्ट होते हुए देखा। उसके बाद हम सभी अपराधी लाइफ बोट के द्वारा वहां से भाग निकले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमारी बोट ज्यादा दूर नहीं जा सकी। एक चक्रवाती तूफान में फंसकर वो चकनाचूर हो गई। बाकियों का क्या हुआ ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे और ईवान को वहीं पास में से गुजरते एक जहाज ने बचा लिया। हमने उस जहाज के अधिकारियों को अपने असली नाम ना बताकर अपने बदले हुए नाम बताए। ईवान ने अपना नाम बेडोज बताया था। उसके बाद हम लंदन आ गए और अपनी बदली हुई पहचान के साथ रहने लगे। वहां से ईवान और मैं अलग अलग हो गए थे। हम ये नहीं जानते थे कि ग्लोरिया स्कॉट के विस्फोट में हडसन जिंदा बच गया था। एक दिन हडसन ने ईवान और मुझे एक रेस्टोरेंट में मिलते हुए देख लिया था। उसने न सिर्फ हमें देखा था बल्कि पहचान भी लिया था। उसके बाद वो ईवान के पास पहुंच गया। वो उसे ब्लैकमेल करना चाहता था। उसने ईवान से मेरा पता भी मालूम कर लिया। तब ईवान ने मुझे वो खत लिखा जो कोड वर्ड्स में था। उस पत्र को पढ़ते ही
मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा कि अब हमारा खेल खत्म हो गया। मैं वापस जेल जाने के डर से घबरा गया। बस यही सब मैं तुम्हें बताना चाहता था मेरे बेटे, ताकि मरते समय मेरी आत्मा पर कोई बोझ न रहे। अपना ख्याल रखना बेटे, तुम्हारा अभागा पिता। अपने पिता के उस पत्र को पढ़ने के बाद जूनियर खामोश हो गया और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मैंने उसके कंधे पर अपना सांत्वना भरा हाथ रखा और कहा, इन सब में तुम्हारा कोई दोष नहीं ट्रेवर। इस घटना से यह पता चलता है कि अपराध 7 पर्दों के पीछे भी छुपना चाहे तो वो छुप नहीं सकता, वो कभी ना कभी बेपर्दा हो ही जाता है। अपनी ये पूरी कहानी वॉटसन को बताने के बाद शेरलॉक ने एक गहरी सांस ली और वॉटसन की तरफ देखा। वॉटसन बोला, तुम्हारे पहले केस की दास्तान तो वाकई रोमांचक थी। शेरलॉक ने मुस्कुराते हुए पूछा, वॉटसन तुमने ये नहीं पूछा कि बेडहोस और हडसन का क्या हुआ? हाँ, नहीं पूछा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम बिना पूछे भी बता ही दोगे। वो तो मैं बताऊंगा ही, शेरलॉक होम्स ने कहा। उन दोनों का किसी को कुछ पता नहीं चला। सुनी सुनाई बातें यह है कि किसी ने कहा कि बेडहोस उर्फ इवान ने हडसन को मार दिया था। किसी ने यह कहा कि वो दोनों आपस में लड़ते हुए मारे गए थे। इतना कहकर शेरलॉक होम्स अपने बुझे हुए पाइप की आग को फिर से जलाने की कोशिश करने लगा और ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनिएगा। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।